हेलो एवरीवन। सो चलिए आज बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मनी के बारे में। देयर आर 4 मेन फंक्शंस ऑफ मनी विच आर समड अप इन द फॉलोइंग क्यूपलेट। मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शंस फोर: अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड, अ स्टोर। मनी 4 तरीके से फंक्शन करता है, 4 तरीके के काम करता है: एज अ मीडियम, एज अ मेजर, एज अ स्टैंडर्ड और एज अ स्टोर। हम देखते हैं ये कैसे काम करता है, इन 4 वेज में भी कैसे काम करता है। सबसे पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी कैसे काम करता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज दैट इट सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इन द बार्टर इकोनॉमी अ ग्रेट डिफिकल्टी वॉज एक्सपीरियंस्ड इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स। क्यों क्यों ये डिफिकल्टी होती थी बार्टर इकोनॉमी में? इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि पर्सन ए है, पर्सन बी है, इसके पास कोई एक कमोडिटी है, कमोडिटी 1 है, इसके पास कमोडिटी 2 है, और इन दोनों को आपस में अगर कोई भी बाइंग और सेलिंग करनी है, मतलब कुछ खरीदना बेचना है, तो ये अपना 1 कमोडिटी इसे देगा, ये अपना 2 कमोडिटी इसे देगा, मतलब कि सेकंड कमोडिटी इसे देगा और ये अपना फर्स्ट कमोडिटी इसे देगा। ये कमोडिटी का मैंने बस यहाँ पे नाम रखा है, ये मत समझिएगा कि ये 2 कमोडिटी दे रहा है और ये एक कमोडिटी दे रहा है, ऐसा नहीं है, मैंने बस नंबरिंग की है यहाँ पे समझाने के लिए। सो बार्टर इकोनॉमी में ये चीज़ें होती थी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स, यानी कि पर्सन ए के पास वो होना चाहिए जो पर्सन बी को चाहिए, और पर्सन बी के पास वो होना चाहिए जो पर्सन ए को चाहिए। तो ये चीज़ें हमेशा नहीं वर्क करती थी ना, हमेशा किसी इंसान के पास वो चीज़ नहीं हो सकती जो आपको चाहिए, और आपके पास हमेशा वो चीज़ नहीं हो सकती जो सामने वाले को चाहिए। तो बार्टर सिस्टम में ये डिफ़िकल्टी थी, और इस डिफ़िकल्टी को सॉल्व कर दिया पैसे ने, जो आज की हमारी करेंसी है। कैसे सॉल्व किया कि आज के टाइम में हम कुछ भी चीज़ खरीदते हैं तो हम सामने वाले को पैसा देते हैं उसके बदले में, ना कि कोई और कमोडिटी देंगे, है ना। और उस पैसे को वो सामने वाला यूज़ करेगा कुछ और ख़रीदने में। और देखिए, द फंक्शन ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट मनी परफॉर्म हैज़ बिकम पॉसिबल बिकॉज, मतलब कि जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो आदान प्रदान का जो मीडियम बना है मनी, वो क्यों बन पाया? क्योंकि मनी हैज़ इनेबल्ड अस टू सेपरेट द एक्ट ऑफ बाइंग फ्रॉम द एक्ट ऑफ सेलिंग। यानी कि बार्टर सिस्टम में क्या होता था, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि पर्सन ए पर्सन बी को अपना कमोडिटी देता है, बदले में पर्सन बी पर्सन ए को अपना कमोडिटी देता है। तो देखिए यहाँ पे जो पर्सन बी है वो अपनी कमोडिटी इसको दे रहा है, यानी कि सेल कर रहा है, और इसकी कमोडिटी ले रहा है, यानी कि परचेज कर रहा है। यानी कि बाइंग और सेलिंग दोनों एक ही साथ हो रही है, पर्सन ए के भी प्रॉस्पेक्ट में, पर्सन बी के भी प्रॉस्पेक्ट में। दोनों पर्सन बाइंग और सेलिंग का काम एक साथ कर रहे हैं। और जो बार्टर सिस्टम में ये चीज़ होती थी, और जो मनी है, मनी ने इस चीज़ को अलग अलग कर दिया। यानी कि हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं सामने वाले को तो उससे पैसा देते हैं, और सामने वाला हमें अपनी कमोडिटी देता है। ओके, हम ये यहाँ पे सिर्फ परचेज़ कर पा रहे हैं, ना कि कुछ चीज़ सेल कर रहे हैं। और वही जो सामने वाला पैसा लिया है वो अब दूसरी चीज़ को खरीदने में इस्तेमाल करेगा, परचेज़ करने में, और सामने वाला उसे सेल करेगा। यानी कि जो बाइंग और सेलिंग जो सिस्टम है, जो काम है, वो एक साथ नहीं हो रहा है, वो अलग अलग हो रहा है। ओके, सो अगला देख लेते हैं हम लोग, मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट। देखिए, अगर हम मनी हम पहले बता देते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज दैट इट सर्व्स एज अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू और अ यूनिट ऑफ अकाउंट। Under barter economy, there was no common measure of value in which the value of different good could be measured। यानी कि बार्टर सिस्टम में क्या था कि बार्टर सिस्टम में कोई एक पर्टिकुलर ऐसी मतलब कोई यूनिट नहीं बना था, कोई माप नहीं बना था किसी चीज़ को, किसी चीज़ की वैल्यू को जानने के लिए। अगर अगर कोई हम लोग पेन देखते तो हम कहते हैं ना, अरे ये 5 रुपये का होगा। तो किस टर्म में हम बात कर रहे हैं? पैसे के टर्म में बात कर रहे हैं ना, कि 5 रुपये का होगा। किसी और चीज़ के बराबर तो बात नहीं कर रहे हैं कि अरे ये तो 10 कॉपी सॉरी 10 नहीं 2 कॉपीज़ के बराबर ये मार्कर है, या फिर कोई पेन है, ये किसी और चीज़ के बराबर, किसी कमोडिटी के टर्म में नहीं हम उसकी वैल्यू को फिक्स करते हैं। बस रुपीज़ के टर्म में उसको हम लोग देखते हैं कि ये कितने रुपए की चीज़ होगी, इसका वैल्यू क्या है, इसका मूल्य क्या है। ओके, सो मनी हमें इस चीज़ के लिए इनेबल किया एज अ मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट। यानी कि किसी चीज़ की कीमत को जानने के लिए, किसी चीज़ की वैल्यू को जानने के लिए मनी ने ये फंक्शन किया। और एक और चीज़ किया
कि मनी रिलेटिव वैल्यू भी बताता है। रिलेटिव वैल्यू क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई चॉकलेट है, ओके, और सामने वाले के पास पेन है, मान लीजिए पेन 5 रुपए की है, इधर लिख नहीं रहा है ये, हाँ, पेन 5 रुपए की है, चॉकलेट 10 रुपए की है। अगर हम आपसे ये पूछें यहाँ पे कि पेन चॉकलेट से कितना बड़ा है, मतलब कितना महंगा है या कितना सस्ता है, अगर हम ये पूछें तो आप कहेंगे कि पेन तो 5 रुपए की है और चॉकलेट जो है वो 10 रुपए का है। सो यहाँ पे 5 रुपए का डिफरेंस है ना, 5 रुपए का डिफरेंस है। सो ये हो गया 5 रुपए जो है यहाँ पे, ये हो गया रिलेटिव वैल्यू। ये क्या हो गया? रिलेटिव वैल्यू। सो मनी हम लोगों को दो चीज़ों की रिलेटिव वैल्यू भी बताता है कि दो चीज़ों के बीच में कितना डिफरेंस है, कितनी रुपए का डिफरेंस है, कितनी वैल्यू का डिफरेंस है। ओके, अगर कोई नेकलेस है मेरे पास और मेरे पास एक कोई छोटी सी रिंग है, ओके, रिंग है या कोई और कमोडिटी है जो नेकलेस से सस्ती है, तो ऑब्वियसली आप उसको देख के क्या कहेंगे कि नेकलेस ज़्यादा महंगा है, ये रिंग तो थोड़ी सी, मतलब अगर नॉर्मल देखने में होगी तो कोई भी जान जाएगा कि सस्ती सी है। तो किस टर्म में बात कर रहे हैं? पैसे के टर्म में बात कर रहे हैं हमें वैल्यू पता चलती है। मनी जो रहता है, मनी जो है हमें किसी चीज़ की वैल्यू के बारे में बताता है और रिलेटिव वैल्यू के भी बारे में बताता है। और इसी वजह से इस मनी के इस फंक्शन की वजह से हम अपनी बजटिंग भी कर पाते हैं। बजटिंग क्या है भाई? कि मान लीजिए हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कितने रुपए लेके जाएं तो हमारी शॉपिंग हो जाएगी? तो हमें जो चीज़ें खरीदनी है हम उसकी वैल्यू जानते होंगे ना, हमें मतलब एक अप्रॉक्स आइडिया होता है। जैसे हमें दुकान पे जाना, हम दुकान पे जा रहे हैं पेन खरीदने के लिए, तो ऑब्वियसली आप 10 रुपये 20 रुपये लेके जाएंगे कि इतने में हमारा काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि आपको उसकी वैल्यू पता है कि वो 10 रुपये की है कि 20 रुपये की है ना, आपको उसकी वैल्यू पता है। तो इससे हमारी प्रॉपर बजटिंग भी हो जाती है इकोनॉमी में ही। अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो हमारी शॉपिंग हो जाएगी, और इसी तरीके से बजटिंग भी होती है एक इकोनॉमिक लेवल पे, बड़े लेवल पे, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे। ओके, सो ये इसका अगला फंक्शन हो गया। तीसरा क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। अब सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि डिफर्ड पेमेंट्स होता क्या है। देखिए, डिफर्ड पेमेंट वो है जो कि फ्यूचर में किया जाने वाला पेमेंट है, जो कि फ्यूचर में किया जाने वाला पेमेंट है, फ्यूचर में। ओके, फ्यूचर में कौन सी पेमेंट्स होती हैं? डेट ही तो होता है, कर्ज होता है ना, डेट, वही तो हम फ्यूचर में करते हैं। नहीं तो हम नगद काम करेंगे, कहीं दुकान पे कुछ हम खरीदने जा रहे हैं तो कैश उसको दे देंगे, तो वो फ्यूचर पेमेंट तो है नहीं, तो वो डिफर्ड पेमेंट में नहीं आएगा। जबकि डेट जो है वो डिफर्ड पेमेंट में आएगा। यानी कि डिफर्ड पेमेंट से क्या मतलब है हमारा? जो फ्यूचर में किया जाने वाला पेमेंट है। तो एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट ये इसलिए काम करता है क्योंकि अगर मान लीजिए आज हम उधार ले रहे हैं किसी से, छोटे लेवल पे हम समझते हैं, फिर आप उसको बड़े लेवल पे अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर मान लीजिए हम 10 रुपये ले रहे हैं किसी से उधार, या 100 रुपये ले रहे हैं, ठीक है, 15 रुपये ले रहे हैं, ये लिख नहीं रहा है, ज़ीरो रहने दीजिए, 15 रुपये ले रहे हैं और हम कहते हैं कि 2 दिन बाद हम तुमको दे देंगे 15 रुपये। तो यहाँ पे सामने वाला हमसे 2 दिन बाद 15 रुपये मांगेगा, और ना कि वो हम, अगर वो बदमाश नहीं रहेगा, ऑब्वियसली फ्रेंड सर्कल में तो बदमाशी ही होती है, अगर वो नहीं रहेगा तो वो 30 रुपये नहीं मांगने जाएगा आपसे, वो 10 ही रुपये मांगेगा, 15 रुपये ही मांगेगा जितना आप उससे लिए हैं। ओके, 35 रुपये नहीं मांगेगा। और ये एक स्टैंडर्ड फिक्स करता है मनी। स्टैंडर्ड कैसे फिक्स करता है कि मनी की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती है। फ्लक्चुएट यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा ऊपर होती है, ना तो बहुत ज़्यादा नीचे होती है, अप्रॉक्स उसकी सेम ही वैल्यू होती है। जैसे कि वैल्यू का मतलब वही है कि अगर हम 5 रुपये से, 10 रुपये से, 5 रुपये से, ये लिखेगा नहीं ज़ीरो, अगर हम 15 रुपये से कोई एक कमोडिटी खरीद पा रहे हैं आज के टाइम में, ओके, कोई 1 कमोडिटी अगर हम खरीद पा रहे हैं, मतलब 1 कमोडिटी या 2 कमोडिटी जितनी भी खरीद पा रहे हैं, तो आगे आने वाले 10 दिन के बाद या फिर कुछ टाइम के बाद अप्रॉक्स हम उतनी ही कमोडिटी खरीद लेंगे, ना कि उसमें कि 100 कमोडिटी खरीद लें, है ना। 100 कमोडिटी हम नहीं खरीद पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो पैसे की वैल्यू होती है वो अप्रॉक्स सेम होती है, वो बदलती नहीं है। इसीलिए पैसा एक स्टैंडर्ड के तौर पे काम करता है। स्टैंडर्ड किस लिए? डिफर्ड पेमेंट्स के स्टैंडर्ड पे। नहीं तो मान लीजिए इकोनॉमी में, वैसे ये आगे चल के ये वाला कॉन्सेप्ट है, मैं अभी बताती हूँ। इकोनॉमी में अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की दर बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा चला गया ऊपर, तो उस टाइम मनी की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी। घटेगी कैसे? कि हम 2 रुपये में सिर्फ
5 चीज़ें खरीद पा रहे हैं एक टाइम पे, इमेजिन करिए, और एक टाइम पे 2 रुपए में हम 15 चीज़ें खरीद पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे मनी की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे या यहाँ पे? ऑब्वियसली यहाँ पे। कैसे? क्योंकि हम ज़्यादा कमोडिटी यहाँ खरीद पा रहे हैं, जबकि यहाँ पे हम कम कमोडिटी खरीद पा रहे हैं, है ना। तो मनी की वैल्यू इतनी जल्दी जल्दी नहीं फ्लक्चुएट होती है, इसीलिए डिफर्ड पेमेंट के स्टैंडर्ड के तौर पे मनी काम करता है, ओके। और लेकिन पता है एक टाइम ऐसा भी होता है जब मनी वो काम करना एज अ स्टैंडर्ड काम करना बंद कर देता है। कब करता है? आप यहाँ पढ़ सकते हैं, इन केस द वैल्यू ऑफ मनी इज चेंजिंग वेरी मच द क्रेडिटर्स और डेटर्स विल बी पुट टू मच लॉस एंड सफरिंग। कैसे भाई? जब बहुत ज़्यादा मनी की वैल्यू बढ़ जा रही है, ठीक है, तो जो उधार लिया है आपसे, जो लेने वाला है, तो उसको तो कल के टाइम में बहुत ज़्यादा उसको पे करना पड़ेगा, है ना, बहुत ज़्यादा उसको पे करना पड़ेगा। और जो दिया है वो तो एकदम फ़ायदे ही फ़ायदे में हो जाएगा, जबकि ये तो घाटे में हो जाएगा। और जब बहुत ज़्यादा वैल्यू गिर जाएगी मनी की, तो जो कर्ज दिया है वो तो बहुत ज़्यादा घाटे में हो गया भाई। वो तो कहेगा कि अरे यार, हम 100 रुपये दिए थे, 100 रुपये से हम उस टाइम में तो इतनी सारी चीज़ें खरीद सकते थे, अब तो सिर्फ इतनी सी ही चीज़ें खरीद पाएंगे, तो वो एकदम घाटे में चला जाएगा। जबकि जो लिया है कर्ज वो एकदम फ़ायदे में चला जाएगा, एकदम एक्सट्रीम वाले फ़ायदे में चला जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन हो रहा है, thus when there is severe inflation or deflation, money ceases to serve as a standard for deferred payments। क्यों भाई? क्योंकि अब यही बताया ना हम कि बहुत ज़्यादा घाटे और बहुत ज़्यादा फ़ायदे की बात हो जाती, तो ये तो उसके साथ नाइंसाफ़ी हो गई उस इंसान के साथ, तो वो इतना ज़्यादा क्यों सफ़र करे भाई। तो उस टाइम पे मनी जो होता है वो एज अ स्टैंडर्ड काम करना बंद कर देता है, ओके। तो अब चौथा देख लेते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू। अगर देखिए, हम बात करते हैं कि हमें कोई चीज़, मतलब हमें वेल्थ स्टोर करके रखना है, तो हम किस किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? गोल्ड के फॉर्म में, सिल्वर के फॉर्म में, लैंड के फॉर्म में, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो वैल्यूएबल, बहुत ज़्यादा जो प्रेशियस चीज़ें होती हैं, एज अ हम बैंक अकाउंट में रख सकते हैं। तो बैंक अकाउंट में यानी कि वो डिपॉजिट हो जाता है ना, वो फिक्स डिपॉजिट में हम रख सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट में तो ऑब्वियसली पे करना पड़ता है सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, फिर आप हमें मिलता है। तो बैंक में हम डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक डिपॉजिट के तौर पे हम स्टोर कर सकते हैं वैल्यू को। वैल्यू यानी अर्थ यानी कि धन, ठीक है, सीधा सा इसका यही है, धन। तो हम किस किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? गोल्ड के फॉर्म में, प्रेशियस चीज़ें जो होती हैं लैंड के फॉर्म में, मतलब वेल्थ हम कह सकते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू यानी कि वेल्थ, सीधा सा मतलब है वेल्थ। तो मनी जो है वो ऑब्वियसली वेल्थ का काम तो करता ही है, स्टोर ऑफ वेल्थ तो है ही। कैसे है? और इस वाले फंक्शन को असेट फंक्शन ऑफ मनी भी कहा जाता है ना। और मनी क्यों काम करता है? क्योंकि मनी की वैल्यू है भाई, मनी से हम कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब एक सर्टन अमाउंट ऑफ चीज़ें तो कर ही सकते हैं, अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं आसान लैंग्वेज में, है ना। और मनी की वैल्यू इतनी जल्दी फ्लक्चुएट नहीं होती है, ना बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगी ना बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएगी 2 ही दिन में, ऐसा तो है नहीं भाई, साल लग जाते हैं। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जब ऑकर करता है तभी ना होता है। तो इसलिए वो एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू काम करता है मनी। और जो मनी है ना, मनी सबसे ज़्यादा लिक्विड फॉर्म है असेट का। असेट ऑब्वियसली क्या होता है? वही जो हमारे पास वेल्थ होते हैं उसको असेट हम कह सकते हैं एज अ लेमैन लैंग्वेज में। तो जो बहुत ही ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होता है मनी। लिक्विड फॉर्म क्या होता है भाई? अब लिक्विड फॉर्म वो होता है जो हम तुरंत, अगर हम लेमैन लैंग्वेज में समझे, जो तुरंत हम खर्च कर सकें, जो हम तुरंत स्पेंड कर सकें, वो होता है लिक्विड। अब हमारे पास गोल्ड है और हमारे पास सिल्वर है, तो हम इसको पहले बेचेंगे, तब जाके हमारे पास पैसे आएंगे, तब हम कुछ और ख़रीद पाएंगे, है ना। जबकि जब मनी रहेगा तो हम तुरंत खरीद लेंगे किसी भी चीज़ को। तो जो मनी होता है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होता है, जो सबसे ज़्यादा लिक्विड फॉर्म का असेट होता है वो, ओके। और ये एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू काम करता है। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज़ 100% इस यूनिवर्स में नहीं है एक्सेप्ट दैट सुप्रीम पावर। सो मनी भी काम करना बंद करता है स्टोर ऑफ वैल्यू। कब? मतलब वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट तभी होता जब वो उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं होती। यहाँ पे है, मनी वुड परफॉर्म द स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन प्रॉपरली इफ़ इट रिमेन स्टेबल इन वैल्यू, है ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज अ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, रियल वैल्यू और परचेजिंग पावर ऑफ मनी गोज ऑन फॉलिंग। कैसे? अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है तो परचेजिंग पावर कैसे घट रही है भाई? क्योंकि हम इतने सारे पैसे में सिर्फ इतनी सी चीज़ें खरीद पा रहे हैं,
है ना। इन्फ्लेशन में यही तो होता है कि इतनी सी चीज़ें सिर्फ खरीद पा रहे इतने सारे पैसे में, तो उस टाइम मनी की वैल्यू घट गई। तो अब भैया अगर हम खूब सारा कैश लेके रखे हुए हैं, अब उसका क्या होगा, उसकी वैल्यू तो घट गई। तो इसीलिए लोग मिक्स टाइप पे रखना पसंद करते हैं एसेट को। थोड़ा सा कैश रख लेंगे, थोड़ा सा गोल्ड रख लेंगे, थोड़ा सा लैंड रख लेंगे, ऐसे लोग एसेट्स को रखते हैं। ओके, सो इतना था आज का। थैंक यू सो मच। आई होप समझ में आया होगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन है सो प्लीज़ डू आस्क। थैंक यू सो मच।